तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरव सिंह राठौर अपने यूट्यूब चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर सर में आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो दोस्तों यूपी आर ओ का जो एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर को होना था वह आपका पोस्टपोन हो चुका है और आयोग ने इसके भी कोई नई विज्ञप्ति भी नहीं जारी की है कि इसका ये परीक्षा जो है आपकी कब तक होनी है। तो दोस्तों अगर आप अभी से इस परीक्षा की तैयारी को छोड़ देते हैं तो जो भी आपने पिछली तैयारी की है वो सारी तैयारी की बेकार हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और जो भी मेरे भाई यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी अपनी करते रहें। उनका जो एग्ज़ाम जो उनकी डेट है वो जल्दी आने वाली है। और इसके साथ ही यूपी आर ओ के एग्ज़ाम के साथ आपकी जो रेलवे की जो एनटीपीसी के फॉर्म पड़े थे दोस्तों उसके भी आपके एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगेगा और जो भी क्वेश्चन हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाए गए हैं। तो दोस्तों आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए मुझे कमेंट करिए। तब तक चलते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चंस हमारे ये रहे। तो चलिए बात करते हैं अपने आर ओ के टॉप हिंदी एंड जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए अपना देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन है। तो दोस्तों तारीख़ फिरोजशाही के लेखक कौन हो जाएंगे। आपके विकल्प क्या है, चलिए अपने विकल्प को देखते हैं। आपके विकल्प है ए गुलबदन बेगम, बी निज़ामुद्दीन अहमद, सी याहिया बिन अहमद सरहिंदी या डी सरहिंदी। तो दोस्तों आप कौन सा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, अपना सही उत्तर लगाइए कि तारीख़ फिरोजशाही के लेखक इसमें कौन हो जाएंगे। अपना सही उत्तर देखकर उस पर अपना सही निशान लगाइए। तो दोस्तों तारीख़ फिरोजशाही के लेखक आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों, और ये लिखा गया है याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। तो आपके सवाल का दोस्तों सही जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा सी याहिया बिन अहमद सरहिंदी। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 2 की और देखते हैं कि सवाल नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 हमारा इस प्रकार से है कि निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा लिखित मध्यकालीन पुस्तक कौन सी है। यानी निज़ामुद्दीन अहमद ने मध्यकाल में कौन सी पुस्तक लिखी थी। आपके विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। ए तारीख़ हुमायूं शाही, बी मिरात सिकंदरी, सी बाबरनामा या डी तबकात अकबरी। तो दोस्तों आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अपने इस उत्तर को देखिए और अपना सही उत्तर लगाइए। तो इसमें दोस्तों जो निज़ामुद्दीन अहमद द्वारा लिखित जो मध्यकालीन पुस्तक है वह आपकी हो जाएगी तबकात अकबरी। जी हाँ दोस्तों, तबकात अकबरी एक अकबर के ऊपर एक लिखित इनका एक अकबरनामा इसको कह सकते हैं। ये अकबर की जीवन के ऊपर आधारित है और इसको लिखा है निज़ामुद्दीन अहमद ने, जो कि मध्यकाल से संबंधित है। ये भी आप जो फैक्ट्स हैं आप इसको ध्यान में अपने रखते हुए इसको याद करें। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 की कि सवाल नंबर 3 हमारे लिए क्या है दोस्तों। सवाल नंबर 3 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि इसमें दिए गए वंशों में आपको सालुब नरसिंह द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपके विकल्प कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ए संगम वंश, बी चोल वंश, सी सालुब वंश या डी अराविडू वंश। तो जो सालुब नरसिंह जो थे इनके द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी, आपको इसका सही उत्तर देखकर उसमें अपना चयन करना है। तो दोस्तों अपना इसमें सही उत्तर छाटिए और उस पर अपना सही का उत्तर लगाइए। तो जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा सालुब राजवंश कि सालुब नरसिंह द्वारा सालुब राजवंश की स्थापना की गई थी। इसलिए आपके सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा।
चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है? सवाल नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि अराविडो वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों ऊपर हमने सालो वंश के संस्थापक जाना कि सालो वंश जो थे, सालो नरेश जो थे वह सालो राजवंश के शासक थे। अब हम बात करते हैं अराविडो वंश की कि अराविडो वंश के संस्थापक कौन थे। आपके विकल्प है ए तिरुमल, बी नरसिंह वर्मन, सी हरिहर एवं मुक्का या डी सदाशिव राय। तो दोस्तों आपका कौन सा सही इसमें आंसर हो जाएगा कि जो अराविडो वंश के सही संस्थापक हैं वह कौन है? तो दोस्तों जो अराविडो वंश के जो संस्थापक हो जाएंगे वह आपके तिरुमल हो जाएंगे। कि तिरुमल जो है आपके अराविडो वंश के संस्थापक है, और जो सालो वंश के संस्थापक है दोस्तों वह आपके सालुम नरसिंह जो है वह आपके सालो वंश के संस्थापक हो जाएंगे। सालुम नरसिंह सालो वंश के संस्थापक आपके हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने 60 वर्ष की उम्र से अधिक के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना लॉन्च की है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री वयोश्री योजना क्या है? मुख्यमंत्री वयोश्री योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र से आगे जाने वाले व्यक्तियों को 3,000 रुपये 1,000 रुपये महीने के तौर पर उनको बेरोजगारी भत्ता या कह सकते हैं उनको पेंशन के तौर पर उनको दिया जाना है। तो दोस्तों ये आपके महाराष्ट्र सरकार जो है उसने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को आपकी महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों लॉन्च किया है। आपके सवाल का सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। सवाल नंबर 6 क्या है कि राम मंदिर को निम्न में से किस शैली में निर्मित किया गया है? आपके विकल्प है ए द्रविड़ शैली, बी बेसर शैली, सी नागर शैली या डी वास्तुकला। तो दोस्तों जो राम मंदिर जो हो जाएगा आपका, इसको आपको कौन सी शैली में निर्मित किया गया है? अपना सही उत्तर देखिए और उस पर अपना सही का विकल्प लगाइए। आपका राम मंदिर हो जाएगा, इसको आपका नागर शैली में बनाया गया है। तो आपके सवाल का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की कि सवाल नंबर 7 में आपके लिए क्या खास है दोस्तों। सवाल नंबर 7 में हम बात करते हैं कि हाल ही में रूस ने कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है। तो दोस्तों रूस ने कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है? आपका विकल्प है DF-FZ, बी ब्रह्मोस, सी ARRW या डी जिरकॉन। तो दोस्तों आपको कौन सा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों रूस ने हाल ही में एक जिरकॉन मिसाइल लॉन्च की है जो कि एक सुपरसोनिक आपकी मिसाइल है, इसीलिए आपका सवाल का सही आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 हमारा क्या है? सवाल नंबर 8 में हम देखते हैं कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान का समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों दुनिया में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको जो पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है? तो आपके पास आपके विकल्प हो जाते हैं ए अंटार्कटिका, बी अफ्रीका, सी उत्तरी अमेरिका या डी एशिया। तो आप निम्न विकल्प में से अपने सही विकल्प को छांटिए और अपना सही उत्तर लगाइए। दोस्तों यहाँ पर विज्ञान का एक वो पूरा महाद्वीप है जो कि पूर्णतः विज्ञान पर ही आधारित है, तो वह कौन सा आपका महाद्वीप हो जाएगा? अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों आपका सही जो आंसर हो जाएगा वह आपका अंटार्कटिका हो जाएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वह पूर्णतः विज्ञान पर आधारित महाद्वीप आपका है। इस पर रोबोट काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 हमारे पास इस प्रकार से है, चलिए देखते हैं। तो सवाल नंबर 9 में दोस्तों देखते हैं कि निम्न में से कौन सी दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है। यानी दोस्तों आपको दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम दर्शाना है।
तो चलिए दोस्तों इसमें हम बता देते हैं। आपके पास विकल्प है ए लद्दाख, सबसे पहले लद्दाख श्रेणी पड़ेगी, उसका जास्कर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ध्यान रखिएगा कि किस क्रम में पूछा गया है, आपको दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा गया है, तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखें। आखिर में पड़ता है हमारा पीर पंजाल, यानी सबसे दक्षिण में काराकोरम पड़ता है, लद्दाख पड़ता है, उसके बाद पीर पंजाल या सबसे उत्तर में आकर जास्कर आपका हो जाता है। सी देखते हैं कि क्या सबसे दक्षिण में पीर पंजाल पड़ता है, उसके बाद जास्कर, उत्तर की ओर बढ़ते हुए जास्कर पड़ता है, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम। फिर देखते हैं सवाल नंबर डी को कि क्या हमारा सबसे दक्षिण में काराकोरम पड़ता है, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर और सबसे उत्तर में आपका लद्दाख पड़ता है। तो दोस्तों आपके सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सी। जी हाँ दोस्तों, जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये आपकी सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद उत्तर की ओर बढ़ते हुए आपके पास आपको जास्कर श्रेणी मिलेगी, और उसके बाद आपको लद्दाख, और उसके बाद सबसे उत्तर की ओर आपको काराकोरम श्रेणी देखने को मिलेगी। तो आपके सवाल का जो सही आंसर है आपका सी हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 10 की, और देखते हैं कि सवाल नंबर 10 हमारा क्या है। दोस्तों सवाल नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो सुमेलित है या जो सही सुमेलित नहीं है, इस पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपको सही सुमेलित नहीं, जो आपको सुमेलित नहीं है आपको उस पर अपना सही विकल्प लगाना है। तो चलिए लगा देते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ घास के मैदान दिए हुए हैं, हमें पता करना है कि कौन सा घास का मैदान किस देश से बिलोंग करता है। तो चलिए देख लेते हैं। ए पुस्ताज घास का मैदान, क्या ये हंगरी और आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। पंपास घास का मैदान, क्या ये अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र से संबंधित है। डाउन्स जो है क्या आपका दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन से संबंधित है। और जो कैंटरबरी है क्या आपका दक्षिण अफ्रीका के घासी मैदान से संबंधित है। तो दोस्तों अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो आपको जो कैंटरबरी हो जाएगा ये आपका दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान नहीं है दोस्तों, ये आपका कहाँ हो जाएगा, जो कैंटरबरी है आपका न्यूजीलैंड में हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी आपको गलत निशान को ढूंढना है, गलत आपका ऑप्शन, अपने ऑप्शन को ढूंढना है, तो आपका जो यानी गलत दृष्टि से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका कैंटरबरी हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो डाउन्स है यह सही है, क्योंकि आपका ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में मरे डार्लिंग बेसिन में पाई जाती है। पंपास जो घास है ये आपके अर्जेंटीना के क्षेत्र एक उरुग्वे में पाई जाती है। पुस्ताज जो घास है दोस्तों यह आपके हंगरी देश के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। इसके साथ ही जो प्रेरी घास होती है वह आपके उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, और वेल्ड घास आपकी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। एक स्टेपी घास होती है दोस्तों जो आपकी रूस में पाई जाती है। स्टेपी होती है ये आपके रूस में पाई जाती है, रूस में पाई जाती है। इसके साथ ही जो वेल्ड होती है वह आपके दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। वेल्ड, जो वेल्ड घास होती है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 11 की, और देखते हैं कि सवाल नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 11 में आपको यहाँ पर बताना है कि पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किस धातु से बना है। दोस्तों जो पृथ्वी का आपका जो मेन जो आपका कोर है वो किस किस मेटल से बना है। आपके विकल्प है ए निकिल और तांबा, बी एल्युमिनियम और तांबा, सी मैग्नीज और निकिल, या डी निकिल और लोहा। तो दोस्तों जो आपका पृथ्वी का कोर है वह मुख्यतः किस किस धातु से बना है। अपना सही उत्तर को देखिए और उस पर अपना सही विकल्प लगाइए। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा निकिल और तांबा जो है ये पृथ्वी का जो कोर है वह आपका इसी से बना हुआ है। तो इसीलिए आपके सवाल का सही आंसर जो है वह आपका ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में हम देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल जो कि विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना % है। यानी जो आपका भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का
यानी इसमें पूरी दुनिया की बात की गई है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत भाग है। तो दोस्तों इसको हम बता देते हैं। अब ये विकल्प है: ए 3.9%, बी 2.8%, सी 2.4% एंड डी 4.2%। अपने ऑप्शंस को देखकर उस पर अपना सही उत्तर लगाइए। तो जो आपका जो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये यानी पूरी ब्रह्मांड की दृष्टि से अगर देखा जाए या पूरी दुनिया की दृष्टि से देखा जाए, ये आपका 2.4% हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सवाल को सही आंसर है वह आपका सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। इस सवाल नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया दोस्तों? तो सवाल नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी की किस सतह पर सभी मौसम घटनाएं घटित होती हैं। यानी जो पृथ्वी पर आपकी जो बारिश होती है, आप कह सकते हैं तूफान आते हैं, हवाएं चलती हैं, ये आपके किस मंडल में घटित होती हैं। आपके विकल्प है: ए मध्य मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी आयन मंडल या डी समताप मंडल। तो दोस्तों अपने विकल्प को देखिए और अपना सही उत्तर लगाइए। जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। कि बाकी आपकी जो भी बारिश होती है, आपकी हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, चक्रवात बनते हैं, दोस्तों ये आपके सभी क्षोभ मंडल में ही घटनाएं घटित होती हैं। तो आपके सवाल का सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। सवाल नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है? सवाल नंबर 14 में हम यहाँ पर जानते हैं कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है। सबसे बाहरी परत का क्या नाम है? क्या उसको आयन मंडल कहा जाता है, उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, दुर्बलता मंडल कहा जाता है, या उसको मध्य मंडल कहा जाता है? तो दोस्तों जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है? अपने विकल्प देखिए, अपने विकल्प को देखिए और उस पर अपना सही उत्तर लगाइए। तो जो आपका पृथ्वी का सबसे बाहरी जो बाहरी परत जो होती है उसको हम मध्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको मध्य मंडल कहा जाता है। तो आपके सवाल का आंसर डी हो जाएगा, डी मध्य मंडल। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। तो सवाल 15 में हम देखते हैं कि पवन अपरदन से कौन सी आकृति उत्पन्न होती है। तो पवन अपरदन दोस्तों क्या होता है? यानी हवा के अपघटित होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हवा के उड़कर वायु कणों के साथ, जो वायु आपके संपर्क में आती है जल कणों के साथ, तो उसमें कौन सी आकृति उससे उत्पन्न होती है। उसमें आपका रंफा भूमि उत्पन्न होती है, जुगेन उत्पन्न होती है, ढेर उसका यानी आकृति जो पवन के साथ आपकी वर्षा की जो बूंदें इकट्ठी होती है, क्या उससे ढेर बन जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? अपना सही उत्तर लगाइए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा जुगेन। कि जुगेन जो है ये वर्षा बूंदों के साथ जो पवन आपकी संपर्क में आती है, तो इससे जुगेन का निर्माण होता है। तो ये तो बात होगी सवाल नंबर 15 की। अब चलिए जानते हैं कि सवाल नंबर 16 में हमारे लिए क्या खास है। तो सवाल नंबर 16 को हम देखते हैं। इसमें दोस्तों हमसे पूछा गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी भक्ति आंदोलन के बारे में आपको यहाँ पर अपने प्रश्न को देखना है और उस पर अपना सही उत्तर लगाना है। तो आपके विकल्प हैं कि सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण पर भक्ति गीतों की रचना की। यानी सूरदास जो थे उन्होंने जो श्री कृष्ण पर भक्ति गीतों की रचना की थी वह ब्रज भाषा में की थी। उसके बाद बी देखते हैं कि वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग परंपरा से जुड़े थे होगा यहाँ पर। जो वल्लभाचार्य थे वो पुष्टि मार्ग की परंपरा से जुड़े थे। जो सी वाला है वो कहता है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो कि खड़ी बोली में लिखी गई थी। डी है कि रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति परंपरा की स्थापना की और सभी जातियों का स्वागत किया, जिनमें कबीर और रविदास भी शामिल थे। तो दोस्तों इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि आपके कौन कौन से इसमें बातें सत्य हैं या कौन सी असत्य हैं। तो दोस्तों इसमें आपको असत्य कथन पर अपना सही निशान लगाना है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सत्य है कौन असत्य है।
तो दोस्तों इसमें जो सूरदास वाला जो टॉपिक दिया है कि सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण पर भक्ति गीतों की रचना की, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये वाला टॉपिक आपका सही है। बी है कि बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग परंपरा से जुड़े हैं, ये भी सही है। जो डी वाला है कि रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति परंपरा की स्थापना की और सभी जातियों का स्वागत किया, जिनमें कबीर और रविदास भी शामिल थे। दोस्तों ये भी टॉपिक आपका सही है। जो तुलसीदास की बात की गई है कि रामचरितमानस की रचना की जो खड़ी बोली में थी, तो दोस्तों ये खड़ी बोली में नहीं थी, ये कहाँ में थी आपकी, ये आपकी ब्रज भाषा में थी। कहाँ में थी, ब्रज भाषा में थी। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया, चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 17 को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि निम्न में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया। यानी ये कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें मराठों और आप कह सकते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप यानी पेशवाओं की जो प्रांत थे उनको बम्बई प्रेसिडेंसी में विलीन कर लिया गया। तो वह कौन सा युद्ध था, आपके विकल्प है। ए प्रथम युद्ध जिसका टाइम पीरियड 1775 से लेकर 1782 तक था। दोस्तों ये टाइम पीरियड आप ध्यान रखिएगा कि जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था प्रथम, उसका टाइम पीरियड जो था वो 1775 से लेकर 1782 तक था। जो सेकंड वाला देखते हैं कि जो सेकंड जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसका जो टाइम पीरियड था आपका 1803 से लेकर 1805 तक था। जो सी वाला है, यानी दोस्तों इसमें 3 आपके आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। आपको 3 में से एक को अपना सही उत्तर बनाना होगा। तो चलिए अपने विकल्प को देख लेते हैं। तो आपका जो तृतीय वाला जो था वो 1817 से लेकर 1819 तक चला था। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका यही वाला हो जाएगा, सी वाला। तो दोस्तों ये 1817 में शुरू हुआ था और 1819 तक चला था। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि जो इसमें जो पेशवाओं के जो प्रांत होते थे उनको बम्बई प्रेसिडेंसी में विलीन कर लिया गया। दोस्तों जो 1817 का जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के मध्य हुआ था। अब बात करते हैं सवाल नंबर 18 की कि सवाल नंबर 18 हमारा क्या कहता है। सवाल नंबर 18 में हम देखते हैं कि गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये आपका किस आंदोलन से संबंधित था। आपके विकल्प है। ए पूना पैक्ट, बी रॉलेट एक्ट, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों ये फैक्ट आपका किससे संबंधित था, अपना विकल्प देखिए और उस पर अपना सही उत्तर लगाइए। जो गांधी इरविन समझौता था वह आपका किससे संबंधित था दोस्तों, वह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब घटित हुआ था दोस्तों, यह घटित हुआ था 5 मार्च 1931 को। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और जो कि घटित हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी इसमें किसी की आज्ञा को न मानने की बात की गई थी, यानी सबकी अवज्ञा करने की बात यहाँ पर की गई थी। और इस पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। सवाल नंबर 19 हमारा क्या कहता है, चलिए जानते हैं। इसमें हमें पता करना है कि आंध्रा महिला सभा के संस्थापक कौन थे। आंध्र महिला सभा जो कि आंध्र प्रदेश की एक सभा हुआ करती थी, इसके संस्थापक कौन थे। आपके विकल्प है। ए पंडित रमाबाई, बी दुर्गाबाई देशमुख, सी गायत्री देवी या डी सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों आपका सवाल का सही विकल्प क्या हो जाएगा, अपना सही उत्तर का चयन करें और उसको अपना सही उत्तर बनाएं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा दुर्गाबाई देशमुख जो थे वह आंध्रा महिला सभा के संस्थापक थे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की, मगर उससे पहले इसमें कुछ नोट पॉइंट इसके देख लेते हैं। तो दोस्तों जो दुर्गाबाई देशमुख थे वह आंध्र सभा महिला की संस्थापक थी, यानी वो फीमेल थी। उन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया, इस कारण ये आयरन लेडी के रूप में भी जानी जाती हैं। यानी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की थी, मगर इन्होंने जो नमक सत्याग्रह चलाया वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह इन्होंने
चलाया, और वो कहाँ चलाया? मद्रास में। तो इसीलिए इनको आयरन लेडी के रूप में भी इनको जाना जाता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। तो सवाल नंबर 20 में दोस्तों हमसे पूछा गया है कि भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले पहले राजा कौन थे, यानी भारत में से कौन से राजा थे जिन्होंने स्वर्ण सिक्कों को जारी किया। तो आपके विकल्प हैं, अपने विकल्प देख लेते हैं। ए गुप्त, बी मौर्य, सी चालुक्य या डी कुषाण। तो दोस्तों आपके सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कुषाण भारत में सर्वप्रथम ऐसे एक राजा हुए, या कुषाण वंश एक ऐसा वंश हुआ जिन्होंने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। अब चलते हैं सवाल नंबर 21 पर। सवाल नंबर 21 हमारा क्या कहता है? सवाल नंबर 21 में हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके विकल्प हैं। ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी इंदिरा गांधी एंड डी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो अपने सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसका आंसर आपका सरोजिनी नायडू जो है, सरोजिनी नायडू जी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो आपके सवाल का सही आंसर जो है वह आपका ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। सवाल नंबर 22 में हम देखते हैं कि भारत में द्वैध शासन की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, यानी भारत में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। आपके विकल्प हैं। ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी लॉर्ड वेलेस्ली और डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों आपके सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने विकल्प देखिए और उस पर अपना सही उत्तर लगाइए। तो आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा बी रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव भारत में द्वैध शासन प्रणाली के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों इनका टाइम पीरियड क्या था, चलिए इनका टाइम पीरियड भी जान लेते हैं। दोस्तों जो रॉबर्ट क्लाइव का जो आपका टाइम पीरियड जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1750 से 1760 ईस्वी तक, ये इनका टाइम पीरियड है। इसी बीच इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 23 की और जानते हैं कि सवाल नंबर 23 हमारा क्या है। दोस्तों सवाल नंबर 23 हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है। इसमें कहते हैं कि नीचे दिए गए कथनों और कारणों में सही कथन को चुनिए और अपना सही उत्तर लगाइए। दोस्तों इसमें आपको एक अभिकथन दिया गया है, एक इसका कारण दिया गया है। आपको दोनों पॉइंट को ध्यान से देखना है और आपको पता करना है कि इसमें कौन सा सही है, ध्यान रखना है और उस पर अपना जो भी सही है आपको वो चुनना है। दोस्तों ये ध्यान रखें कि इसमें सही पूछा जाए या गलत पूछा जाए, इस पर अपना ध्यान रखिएगा। तो हमारा ए कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं लगभग अक्षांशों के समांतर चलती हैं। तो दोस्तों क्या दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखाएं, जो समताप रेखाएं जो होती हैं, क्या अक्षांशों के समांतर चलती हैं? इसको ध्यान से देखिए। बी कारण की बात करते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है। दोस्तों क्या दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें आपका उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा में अधिक स्थलीय भाग है, इसलिए भू सहित और समुद्री धारा का प्रभाव यहाँ स्पष्ट दिखाई देता है। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें बात सही है कि दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं जो होती हैं वे लगभग अक्षांशों के समांतर चलती हैं। और जो बी कारण की बात करते हैं ये कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा जो उत्तरी गोलार्ध में अधिक स्थलीय भाग है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात सही है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्थलीय भाग है, इसलिए भू संहिता और समुद्री धारा का इस प्रभाव यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है। तो दोस्तों ये आपका विकल्प जो है आपका ए सही है और इसमें हमें नीचे दूसरे विकल्पों को देखने की आवश्यकता नहीं है, हमारा पहला ही सही है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आपके दोनों कथन कारण सही हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। सवाल नंबर 24 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, चलिए जानते हैं। इसमें पूछा गया है कि कोरियोलिस बल जो होता है ये इसका प्रभाव क्या होता है? क्या इसके कारण उच्च वायुदाब हो जाता है, उच्च वायुदाब प्रवणता हो जाती है, निम्न वायुदाब रहता है या वायुमार्ग विक्षेपण हो जाता है? तो दोस्तों जो कोरियोलिस बल होता है इसके कारण ऐसा कौन सी घटना होती है? चलिए इसको ध्यान से देखते हैं और अपने विकल्प पर अपना सही आंसर लगाते हैं।
तो दोस्तों जो कॉरियोलिस बल होता है, इस कारण आपका जो वायु मार्ग जो होता है यह विक्षेपण हो जाता है। आपके सवाल का सही आंसर जो है वो डी सही है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 25 पर। सवाल नंबर 25 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथनों और कारणों में से सही कथन को चुनिए और अपना सही उत्तर लगाइए। इसमें भी आपको कथन कारणों को सही चुनना है कि कौन सा सही है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि इसमें सही पूछा जाए या गलत पूछा गया है। तो इसमें सही की बात करते हैं तो देखते हैं कि क्या ये दोनों सही हैं या इनमें से कौन सा सही है या कौन इसकी सही व्याख्या करता है या नहीं। तो चलिए अपने अभिकथन ए को पढ़ते हैं। ये कहता है कि कॉरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो दोस्तों क्या ये बात सही है? चलिए कथन कारण बी को देखते हैं। ये कहता है कि कर्क रेखा पर कॉरियोलिस बल नगण्य होता है और इसे फैरल का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या ये दोनों बातें सही नहीं है? आपको सही नहीं लग रही हैं? अपना सही विकल्प लगाइए। आपके विकल्प ये रहे। जी हाँ दोस्तों, जो कॉरियोलिस बल जो होता है इसके कारण ही पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने मार्ग से दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसी को कॉरियोलिस बल का जो कार्य होता है यही होता है कि इसकी वजह से जो पवनें अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं, ये मार्ग विक्षेपण का कार्य करता है। जहाँ पर कॉरियोलिस बल अप्लाई हो जाता है वहाँ पर हवाएं अपने स्थान से विक्षेपित होकर दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं और जो कर्क रेखा जो होती है इस पर जो कॉरियोलिस बल आपका जो रहता है ये शून्य रहता है और इसे फैरल का नियम भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपकी दोनों बातें सही हैं। तो जो आपके सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह आपका ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों आपके सवाल नंबर 25 का जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके सवाल नंबर 25 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 26 की और देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या है हमारा। तो सवाल नंबर 26 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 26 हमारा कहता है कि मशरूम चट्टानों का निर्माण किसके कारण होता है। दोस्तों जो मशरूम चट्टानें जो होती हैं जो छत्ते नुमा होती हैं, इसका आकार एक स्तंभ के ऊपर छत की तरह होता है। इन चट्टानों का निर्माण किसके कारण होता है? आपके विकल्प हैं ए समुद्री लहरों के निक्षेपण से, बी नदी के जल बहने से, थर्ड है आपका हवा में अपरदन से, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो मशरूम चट्टानें जो होती हैं इनका आकार प्रायः हवा के अपरदन से हो जाता है। तो इसमें कुछ भी आपको समझने की आवश्यकता इसमें ज़्यादा नहीं है कि जो मशरूम चट्टानें जो होती हैं ये हवा के निक्षेपण के कारण इसमें हवा का जो अपरदन हो जाता है बारिश से, तो उससे ये मशरूम चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। तो आपके सवाल नंबर 26 का जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 27 पर। सवाल नंबर 27 हमारा क्या है? चलिए जानने का प्रयास करते हैं। हमारा सवाल नंबर 27 जो है वह हो जाएगा, देखते हैं क्या कहता है कि एक मोटे दानेदार कण वाली गहरे रंग की आंतरिक आग्नेय चट्टान क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि गहरे रंग की आंतरिक आग्नेय चट्टान क्या है जो व्यापक रूप से एक ठोस समुच्चय या सड़क आधार सामग्री और रेडरोल गिट्टी के लिए पत्थरों के रूप में प्रयोग की जाती है। तो यानी दोस्तों ये कौन सी एक मृदा होती है जो पत्थरों के रूप में या रेडरोल गिट्टी के लिए पत्थरों के रूप में प्रयोग की जाती है सड़क बनाने में या ठोस समुच्चय में? ये कौन सी चट्टान होती है? अपने विकल्पों को देख लेते हैं। ए संगुटिका, बी गैब्रो, डी क्वार्टजाइट या फोर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? अपना सही उत्तर लगाइए। तो इसमें जो संगुटिका जो हो जाएगा दोस्तों, ये सड़क सामग्री के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। जो सेकंड वाला जो है गैब्रो, दोस्तों गैब्रो जो है एक ठोस समुच्चय के रूप में चट्टान के रूप में पाया जाता है और जिसका उपयोग सड़क बनाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों ये रेडरोल गिट्टी रहती है जो सड़क पर रोड बनाते समय डाली जाती है।
तो इसके बाद आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 27 का सेकंड वाला। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। सवाल नंबर 28 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 28 आपका क्या कहता है? तो सवाल नंबर 28 हमारा हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी दिए गए हैं, आपको इसमें से एक सक्रिय ज्वालामुखी पता करना है कि कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपके 3 ज्वालामुखी सक्रिय हो जाएंगे और कोई एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी नहीं रहेगा। तो अपने सही विकल्पों को देखिए और बताइए कि कौन सा आपका विकल्प सही है। ए स्ट्रोम्बोली, बी माउंट मेरापी, सी माउंट एटना या डी विसुवियस। तो कौन सा आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? यानी दोस्तों यहाँ पर 3 सक्रिय होंगे और कोई एक निष्क्रिय होगा, यानी सुषुप्त कह सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखते हैं। तो आपके सवाल का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? जो विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसके अलावा जो माउंट एटना है, माउंट मेरापी है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, ये सारे जो है आपके सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है ये आपका इटली में स्थित है। उसके अलावा जो आपका माउंट मेरापी ज्वालामुखी है ये आपका इंडोनेशिया में है और ये भी एक पूरी तरह सक्रिय ज्वालामुखी है। जो माउंट एटना है, माउंट एटना ज्वालामुखी, ये भी आपका इटली में है और ये लास्ट टाइम 1944 में आखिरी बार यह आपका विस्फोट हुआ था, तब से यह शांत है। इसके साथ ही जो विसुवियस ज्वालामुखी है ये आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये पिछले 10,000 वर्षों में नहीं फटा है, इसलिए इसको शांत ज्वालामुखी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो इसलिए आपके सवाल का सही आंसर है वह आपका डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 29 की और चलते हैं सवाल नंबर 29 पर। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा सवाल नंबर 29 क्या कहता है। तो सवाल नंबर 29 यह है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही कथन को चुनिए और अपना सही उत्तर लगाइए। दोस्तों इस ओर आपको खनिज दिए हैं और इस ओर आपके 100 घटक दिए गए हैं कि कौन सा खनिज किस घटक से पाया जाता है, यानी खनिजों के कौन कौन से घटक हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका जो क्वार्ट्ज जो है, क्या क्वार्ट्ज में आपका ग्रेनाइट पाया जाता है। जो एम्फीवोल है, एम्फीवोल में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहा पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि 3 और 4 नंबर पर क्या है। तो इसमें है कि जो फेल्डस्पर है, क्या इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। जो लोपेराइट है इसमें सिलिका और ऑर्गन पाया जाता है। आपके विकल्प कुछ इस प्रकार से, चलिए अपने विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है ए 1 और 2, सी 1, 2 और 3 या डी 1, 2 और 4। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों? अपने सही विकल्प को चुनिए और उस पर अपना सही उत्तर लगाइए। तो जो इसमें आपका जो फेल्डस्पर हो जाएगा, इसमें सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन की जगह। तो दोस्तों इसमें जो आपका जो क्वार्ट्ज वाला है, ये वाला, ये बिल्कुल सही है कि क्वार्ट्ज के अंदर ग्रेनाइट पाया जाता है। जो सेकंड है एम्फीवोल, एम्फीवोल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहा पाया जाता है। इसके अलावा जो फेल्डस्पर है, फेल्डस्पर में आपका सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन पाया जाता है। मगर जो लोपेराइट है दोस्तों, लोपेराइट में सिलिका और ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। जो लोपेराइट होता है इसमें आपका टाइटेनियम, नियोबियम और टैंटलम पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? टाइटेनियम और नियोबियम और टैंटलम पाया जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप इन की पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए बात करते हैं। और इसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा सी वाला, कि इसमें
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला आपका सही है। तो इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। अब चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 28 की, सवाल नंबर 30 की, कि सवाल नंबर 30 हमारा क्या है, चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 30 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, चलिए देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 30 में दोस्तों क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। आपके विकल्प है कि ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण शैलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं, जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। सेकंड है, अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन के संयोग होता है। सी आपका थर्ड वाला है कि कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल फ्यूरॉन कहलाता है। तो कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? आपके विकल्प है ए फर्स्ट वाला, बी फर्स्ट और थर्ड, सी फर्स्ट और सेकंड, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपको सही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो अपने विकल्प देखिए और उस पर अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि जो ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण शैलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य जो करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। बी वाला देखते हैं कि अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है कि ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिजों में ऑक्सीजन का संयोग होता है। दोस्तों ये बात सही है कि ऑक्सीजन के संयोग से होता है। फिर थर्ड वाला देखते हैं कि कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल जो होता है वो फ्यूरॉन कहलाता है। दोस्तों क्या ये फ्यूरॉन कहलाता है? नहीं, ये फ्यूरॉन नहीं कहलाता। तो ये क्या कहलाता है? ये फ्यूरॉन ना कहलाकर ये क्या कहलाता है? ये कार्बोनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कार्बोनेशन कहलाता है। कार्बोनेशन, ये कार्बोनेशन कहलाता है। ये फ्यूरॉन नहीं कहलाता, कार्बोनेशन कहलाता है। तो इसमें जो आपका सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। इसका आपका जो विकल्प है वो सी सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 31 की, कि सवाल नंबर 31 आपका क्या है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 31 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि मुरली देवड़ा बनाम भारत संघवाद के दौरान संविधान के किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? आपके विकल्प है फर्स्ट 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, सेकंड 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, थर्ड 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, या फोर्थ 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों जो मुरली देवड़ा बनाम भारत संघवाद था, इसमें आपको पता जानकारी रहना चाहिए कि ये किस कारण से हुआ था और इसमें संविधान के कौन से अधिनियम में संशोधन किया गया था। अपने विकल्प को देखिए और उस पर अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो आपका सवाल नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके दौरान अनुच्छेद 21 के दौरान जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, धूम्रपान का सेवन नहीं करते हैं, उसमें उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि या जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं तो वह और लोग जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनके खिलाफ यह एक एक्ट लागू किया गया था। तो इसीलिए अनुच्छेद 21 में संशोधन किया गया था। तो आपके सवाल का सही आंसर जो है वह आपका 4 हो जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 32 पर और देखते हैं कि सवाल नंबर 32 हमारा क्या है। सवाल नंबर 32, तो दोस्तों हम बात करते हैं सवाल नंबर 32 की, कि हमारा सवाल नंबर 32 क्या है। दोस्तों सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और अच्छे स्तर के हैं, तो आप सभी क्वेश्चंस को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस अगर आपको समझ में ना आए तो उसको दोबारा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ताकि उसको दोबारा आपके मन में कभी मलाल ना रह जाए। चलिए अब बात करते हैं 32 नंबर सवाल की, इसको देख लेते हैं। इसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू करता है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अपने अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 325 या अनुच्छेद
330। तो दोस्तों अपने सही सवाल के आंसर पर अपना सही उत्तर लगाएं। कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा? तो आपके सवाल नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा अनुच्छेद 330 की जो अनुच्छेद 3 है वह लोकसभा में अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए सीटों का आरक्षण लागू करता है। तो चलते हैं सवाल नंबर 33 पर और देखते हैं कि सवाल नंबर 33 हमारा क्या है। सवाल नंबर 33 हमारा है कि दल रहित लोकतंत्र को अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों जो दल रहित लोकतंत्र यानी स्वतंत्र पक्ष में आप निर्दलीय भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? आपके विकल्प हैं महात्मा गांधी, सी अरविंद घोष, डी मोरारजी देसाई या डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका प्रतिपादन किसने किया? आपका विकल्प हो जाएगा इसमें, जो आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, जो जयप्रकाश नारायण है दोस्तों, इन्होंने दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो आपके सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा वो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 34 की और देखते हैं कि सवाल नंबर 34 में हमारे लिए क्या है। तो दोस्तों सवाल नंबर 34 हमारा है, सवाल नंबर 34 में हम देखते हैं कि इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन से नगर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कौन सा नगर हो जाएगा जिसको सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प आपके पास इस प्रकार से हैं कुछ, ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी या डी जौनपुर। आपका सही जो उत्तर है अपना सही उत्तर पर अपना विकल्प लगाइए। तो आपका सही सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जौनपुर, कि जौनपुर जो है वह सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 35 पर। सवाल नंबर 35 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि 1858 में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? दोस्तों 1858 में रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था वह कहाँ पढ़ा गया था? आपके विकल्प हैं ए आगरा, बी मुरादाबाद, सी लखनऊ या डी इलाहाबाद। तो दोस्तों आपके जो सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। तो दोस्तों जो 1858 में रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था वह इलाहाबाद में पढ़ा गया था। तो आपके सवाल का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 36 पर। सवाल नंबर 36 हमारे पास इस प्रकार से है। चलिए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक बारिश होती है? इसके लिए अपने सवाल के विकल्प देखिए और उस पर अपना सही उत्तर लगाइए। ए सोनभद्र, बी शामली, सी गोरखपुर या डी इटावा। कौन सा सवाल का आंसर आपका सही हो जाएगा? तो दोस्तों जो गोरखपुर हो जाएगा सी वाला आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि गोरखपुर जो है यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। अब चलते हैं सवाल नंबर 37 पर। सवाल नंबर 37 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। चलिए जानते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षरता वाला था? यानी दोस्तों 2011 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता सर्वाधिक थी या सर्वाधिक टॉप पर थी, आप इस तरीके से कह सकते हैं। आपके विकल्प हैं ए गाजियाबाद, बी गौतम बुद्ध नगर, सी लखनऊ या डी वाराणसी। तो दोस्तों अपने सवाल को देखिए और उस पर अपना सही विकल्प लगाइए कि कौन सा आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या वाराणसी। तो इसमें जो आपका सवाल का सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर 2011 में आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला था। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 38 पर। सवाल नंबर 38 हमारा ये रहा। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें द्रव अवस्था में बिना बदले ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसकी यह अवस्था क्या कहलाती है? यानी दोस्तों बिना द्रव अवस्था में बदले जो ठोस होता है डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, तो इसकी यह अवस्था क्या कहलाती है? क्या ये वाष्पीकरण कहलाती है, संघनन कहलाती है, विसरण कहलाती है या ऊर्ध्वापतन कहलाती है? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो अपने विकल्प पर सही का उत्तर लगाइए। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि आपके सवाल को सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा। तो जो इसमें देखते हैं दोस्तों कि जो आपका ऊर्ध्वापतन है दोस्तों, जो ऊर्ध्वापतन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये किस कारण होता है, चलिए ये भी जान लेते हैं
कि दोस्तों जब पदार्थ जो होते हैं उनके अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल कार्य करता है और उनके तापमान पर, जैसे उनका जो तापमान होता है वह अधिक हो जाता है, तो उन पदार्थों में अणुओं के बीच आकर्षण जो बल होता है वह कम हो जाता है और वे आसानी से ठोस से बिना लिक्विड में बदले डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपके सवाल को सही जो आंसर है वह डी हो जाएगा। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 39 पर और देखते हैं कि सवाल नंबर 39 हमारा क्या है। तो सवाल नंबर 39 में कहते हैं कि निम्न में से कौन संविधान के स्थायी सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों इसमें आपके विकल्प हैं कि कौन से संविधान के स्थायी सदस्य नहीं थे। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें नहीं पूछा गया है कि कौन से, इसमें बात की गई है कि नहीं थे, उनको आपको सही बार अपना टिक करना है। आपके विकल्प है, अपने विकल्प को देख लीजिए। ए जवाहरलाल नेहरू, बी के एम मुंशी, सी पट्टाभी सीतारमैया या डी के संतानम। तो दोस्तों इसमें आप कौन से जो है महापुरुष आपके संविधान सभा के स्थायी सदस्य नहीं थे, अपना सही उत्तर लगाइए। थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। तो कौन से इसमें स्थायी सदस्य नहीं थे। तो आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी पट्टाभी सीतारमैया। जी हाँ दोस्तों, जो पट्टाभी सीतारमैया थे वह आपके संविधान सभा के स्थायी सदस्य नहीं थे। ये एक अस्थायी सदस्य थे जो कुछ समय के लिए अल्पकालिक बने थे। और बाकी जो आपके जवाहरलाल नेहरू हैं या के एम मुंशी हैं और के संतानम, इनके साथ ही एम आसफ अली, एन गोपालास्वामी अयंगर और के टी सेठ, डी आर गाडगिल और हुमायूं कबीर, ये सभी आपके संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। इसीलिए आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह आपका सी हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 40 पर। सवाल नंबर 40 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, चलिए देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा का अंतिम प्रारूप कब पेश किया। दोस्तों जो संविधान सभा का जो प्रारूप बनकर तैयार हो गया था, तो इसको कब पेश किया था और ये किसके द्वारा पेश किया गया था। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा पेश किया गया था। ये कब बनकर तैयार हो गया था और उसको कब पेश किया गया था, चलिए जानते हैं। आपके विकल्प हैं 4 जुलाई 1948, बी है 14 अप्रैल 1947, सी है 4 नवंबर 1948 या 4 है 15 नवंबर 1948। तो दोस्तों जो आपका संविधान सभा का जो प्रारूप बनकर तैयार हो गया था, तो इसको कब पेश किया गया था। अपने विकल्पों को देखिए और इस पर अपना सही का उत्तर लगाइए। तो जो आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 4 नवंबर 1948। जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा का अंतिम प्रारूप जो बनकर तैयार हुआ था वो 4 नवंबर 1948 को बनकर तैयार होकर उसको पेश किया गया था। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 41 की। तो सवाल नंबर 41 में हम देखते हैं इनसे क्या पूछा गया है। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्न में दिए गए भारतीय संघवाद और उनके बीच संबंधों को सूची 1 और सूची 2 के रूप में सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इधर आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं। आपको इन सूचियों के आधार पर पता करना है कि जो वाद है यहाँ पर जो भारतीय संघ के बारे में है और इनके भी जो संबंध हैं ये किससे संबंध दर्शाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं कि जो केशवानंद भारती जो बात था ये किससे संबंधित था। ये मिनर्वा मिल से संबंधित था, केरल के एक मठ से संबंधित था, पासपोर्ट से संबंधित था या पंजाब राज्य से संबंधित था। जो गोकुलनाथ है ये किससे संबंधित है, जो मेनका गांधी है ये किससे संबंधित है, या जो एन के गोपालन है ये केस किससे संबंधित है। तो दोस्तों आप अपना इस पर सही उत्तर लगाइए या इसको सही सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसको आप पता हम लगाते हैं, चलिए चलते हैं और इसको देखते हैं। तो जो केशवानंद भारती जो केस था, केशवानंद भारती वाला केस था दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ। तो दोस्तों ये केस किससे संबंधित था। केशवानंद भारती जो थे वो केरल के एक मठ से संबंधित थे। उसके बाद जो गोकुलनाथ है, तो दोस्तों गोकुलनाथ वाला जो केस था वो पंजाब राज्य से संबंधित था। जो मेनका गांधी है दोस्तों, मेनका गांधी का जो केस था वो पासपोर्ट से संबंधित था। और जो एन के गोपालन है इनका जो संबंध था इनका मिनर्वा मिल से संबंध ना होकर इनका जो केस था वह मद्रास राज्य से संबंधित था। ये मिनर्वा मिल से नहीं, ये मद्रास राज्य होगा, मद्रास राज्य।
ये मद्रास राज्य से संबंधित इनका केस था। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 42 की। सवाल नंबर 42 हमारा क्या कहता है? सवाल नंबर 42 में हमसे क्या पूछा गया, चलिए जानते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दिए गए राजकीय नृत्य को पहचानिए कि कौन सा नृत्य कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो दोस्तों कौन सा नृत्य कर्नाटक का लोक नृत्य हो जाएगा, उसको पहचानिए। फर्स्ट गरबा। दोस्तों जो गरबा है ये आपको कहाँ का लोक नृत्य है, ये आप सभी जानते होंगे। जो गरबा है ये आपको गुजरात का फेमस है। कहाँ का है? गुजरात का फेमस है। जो चरकुला है दोस्तों, चरकुला आपका राजस्थान का है। जो रास है, रास आपका कहाँ का है? रास आपका अयोध्या का हो जाएगा। और मथुरा। उसके बाद जो यक्षगान है दोस्तों, यक्षगान जो है आपका ये कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा। तो आपका सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 43 की। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 43 पर। सवाल नंबर 43 हमारा कहता है कि थंडर ड्रैगन की भूमि किस देश को कहा जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि किस देश को कहा जाता है? अपने सही विकल्प पर अपना सही का उत्तर लगाइए। आपके विकल्प हैं ए नेपाल, बी भूटान, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। तो किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा भूटान, कि भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। और जिसके भूटान के जो घर होते हैं दोस्तों, उनको आप ध्यान रखिएगा, उनको ड्रगयूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रगयूल कहा जाता है। जो दोस्तों भूटान के जो घर होते हैं इस देश के, उनको ड्रगयूल कहा जाता है। ड्रगयूल कहा जाता है इसको, घरों को। और जो भूटान की जो भूमि है उसको थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 44 की। सवाल नंबर 44 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। चलिए जानते हैं कि अनंत और कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। जो अनंत और कृष्णन है ये किस वाद्य यंत्र से दोस्तों संबंधित हो जाएंगे? आपके विकल्प हैं फर्स्ट तबला, सेकंड मृदगम, सी सितार या 4 वायलिन। तो दोस्तों ये आपके किससे संबंधित हैं? अपना सही उत्तर लगाइए। जो अनंत और कृष्णन है ये आपके मृदगम से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएंगे? ये आपके मृदगम से संबंधित है। तो इसीलिए आपके सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 45 की। सवाल नंबर 45 हमारा ये रहा कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों द रेस ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक किसकी है? चलिए जानने का प्रयास करते हैं। आपके विकल्प हैं ए सचिन तेंदुलकर, क्या इस पुस्तक को सचिन तेंदुलकर ने लिखा है? बी क्या बराक ओबामा ने? सी मिल्खा सिंह या डी नीरज चोपड़ा। तो आपका इस सवाल का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वे हो जाएंगे मिल्खा सिंह। जी हाँ दोस्तों, मिल्खा सिंह द्वारा लिखित यह आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा जो सचिन तेंदुलकर जो हैं, इनकी पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। और इसके अलावा जो कपिल देव है, कपिल देव ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है स्ट्रेट फ्रेम द हार्ट। इसको आप नोट करते हुए चलिए, स्ट्रेट फ्रेम द हार्ट। इसके साथ ही मैरी कॉम ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अनब्रेकेबल एक बुक है जो मैरी कॉम द्वारा लिखित है। चलिए चलते हैं, अब बात करते हैं सवाल नंबर 46 की। सवाल नंबर 46 हमारा है कि सिस्प्लाटिन और टैक्सोल औषधियाँ किस रोग के उपचार में प्रयोग की जाती हैं। सिस्प्लाटिन और टैक्सोल औषधियाँ किस उपचार में प्रयोग की जाती हैं? आपके विकल्प हैं ए कैंसर के लिए, बी मधुमेह रोग के लिए, सी बाईपास सर्जरी के लिए या डी HIV एड्स के लिए। तो आप इस पर अपना सही का उत्तर लगाइए कि जो सिस्प्लाटिन और टैक्सोल औषधियाँ हैं इनका यूज़ किस रोग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इन औषधियों का यूज़ जो होता है वह
कैंसर के लिए किया जाता है। तो आपके सवाल का जो आंसर है ए हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 47 पर। सवाल नंबर 47 हमारे पास कुछ इस प्रकार से चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि किस राज्य के कमिश्नरेट को अगस्त 2024 में ISO 9001.2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये किस राज्य कमिश्नरेट को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं फर्स्ट उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। तो दोस्तों किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपके सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने विकल्प को देखकर अपना सही उत्तर लगाइए। आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, 2024 में महाराष्ट्र के कमिश्नरेट को ISO 9001.2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। तो आपके सवाल का आंसर जो है वो सी सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 48 पर। अब देखते हैं कि सवाल नंबर 48 में हमारे लिए क्या है। सवाल नंबर 48 हमारा कहता है कि हाल ही में लॉन्च हुआ समुद्र प्रताप क्या है? दोस्तों हाल ही में जो लॉन्च हुआ समुद्र प्रताप है वह क्या है? क्या वह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, वह एक युद्धपोत है, वह एक कंप्यूटर है या इनमें से कोई नहीं? आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना सही उत्तर लगाइए। तो आपके सवाल का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो समुद्र प्रताप है वह एक युद्धपोत है, यानी अटैकर है एक, जो युद्ध में काम आता है। तो यह एक युद्धपोत है। तो आपका जो सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह सेकंड वाला हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 49 पर और देखते हैं कि सवाल नंबर 49 हमारा क्या है कि ओडर नदी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? जो ओडर नदी है वह किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? अपने विकल्पों को देखिए और अपना सही उत्तर का चयन करिए। आपके उत्तर है फर्स्ट जर्मनी तथा इंग्लैंड, सेकंड इंग्लैंड तथा चेक गणराज्य, थर्ड है आपका जर्मनी तथा पोलैंड, या फोर्थ है पुर्तगाल तथा स्पेन। तो दोस्तों जो ओडर नदी हो जाएगी, ओडर नदी किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? अपना सही उत्तर लगाइए। तो आपके सवाल का सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी जर्मनी और पोलैंड के बीच यह ओडर नदी जो है यह जर्मनी तथा पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। तो आपके सवाल का सही आंसर है थी। अब बात करते हैं सवाल नंबर 50 की। देख लेते हैं सवाल नंबर 50 हमारा क्या है। सवाल नंबर 50 में हमसे क्या पूछा गया है, तो इसमें जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? दोस्तों ब्लॉक पर्वत कौन सा पर्वत है जो कि विश्व में सबसे अधिक विस्तृत है? आपके विकल्प है ए सियरा नेवादा, बी एंडीज पर्वत, सी रॉकी पर्वत या डी एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत जो है आपका सबसे अधिक विश्व में विस्तृत पर्वत है और एक ब्लॉक पर्वत भी है? तो आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, जो सियरा नेवादा है ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है जो कि संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 51 की। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 51 पर। सवाल नंबर हमारा 51 क्या कहता है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। इसे पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी है जो कि एक किसका उपन्यास है? शेखर है ये एक जीवनी है और ये किसका एक उपन्यास है? आपके विकल्प हैं ए बाल गंगाधर तिलक, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी अज्ञेय जी, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो अपने सही विकल्प पर अपना सही उत्तर लगाइए। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है दोस्तों एक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय जी। जी हाँ दोस्तों, जो शेखर है ये एक उपन्यास है, किसका है? एक जीवनी पर आधारित है एक उपन्यास, और ये किसका है? ये सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय जी का है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 52 की। सवाल नंबर 52 हमारा कहता है कि दादू दयाल जी की एक कृति कौन सी है?
दादू दयाल जी की एक कृति है वह कौन सी है? हरडे बानी, जैसी करनी वैसी भरनी, एक पंथ दो काज या निर्मला। तो दोस्तों जो दादू दयाल जी की कृति है वह कौन सी कृति है जो इनके द्वारा लिखित है? तो दोस्तों दादू दयाल जी की जो हरडे बानी है ये दादू दयाल जी की एक कृति है। तो आपका सवाल का सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 53 पर। सवाल नंबर 53 हमारे पास कुछ इस प्रकार से दोस्तों, इसमें देख लेते हैं कि स्वच्छ शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है। दोस्तों जो स्वच्छ शब्द है इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है? आपके विकल्प हैं ए स्वर संधि, बी यण संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्वच्छ में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है? अपना सही विकल्प लगाइए, इस पर अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों इसमें आपकी स्वर संधि जो है हो जाएगी, स्वच्छ, इसमें आपकी स्वर संधि हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 54 की। सवाल नंबर 54 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन सेम तरीके के हैं, आप दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। निर्गुण जो है उस शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है? कौन सी संधि है इसमें? आपके विकल्प है ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो दोस्तों स्वच्छ या निर्गुण, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो दोस्तों निर्गुण शब्द में जो आपकी संधि हो जाएगी वह कौन सी हो जाएगी? या इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। आपके सवाल का सही आंसर सी है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 55 पर। सवाल नंबर 55 हमारा कुछ इस प्रकार से है। इसमें हम जानते हैं कि विश्व विरासत स्थलों की अब संख्या जो है वर्तमान में कितनी हो गई है। आपके विकल्प है दोस्तों जो विश्व विरासत स्थल है इनकी संख्या कितनी हो गई है और अभी तक कितनी थी, आपको ये भी ध्यान रखना है। ए 54, बी 53, सी 43 या डी 44। तो दोस्तों इसकी संख्या अब कितनी हो गई है? अपना सही विकल्प पर अपना सही का उत्तर लगाइए। तो जो विश्व विरासत स्थल है इसकी संख्या कितनी हो गई दोस्तों? इसकी संख्या 43 हो गई है। हाल ही में 42 थी और एक विरासत स्थल को इसमें जोड़ा गया, तो अब इसकी संख्या जो है वो 43 हो चुकी है। ये सभी टॉपिक्स दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पेपर में सारे आ सकते हैं और सारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 56 की। सवाल नंबर 56 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, चलिए जान लेते हैं। हम इसमें बात की गई है कि निम्न शब्द युग्मों को उनके सही विकल्प से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर आपको जनजातियाँ दी गई हैं। जनजातियों के अलावा आपको यहाँ पर क्षेत्र दिए गए हैं कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको इसमें यह पता करना है। इसके लिए आपको विकल्प दिए गए हैं। चलिए इसके विकल्प हम पहले ये जनजातियाँ पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके विकल्प देख लेंगे। अपनी जनजातियाँ देख लेते हैं। ए ओंगे जनजाति, क्या जो ओंगे जनजाति है क्या वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है? फिर बी है थारू जनजाति, क्या थारू जनजाति छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है? यानी मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। डी संथाल जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप में पाई जाती है। कौन सा विकल्प आपका सही है? अपने विकल्पों को देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों इसे हम देख लेते हैं। जो ओंगे जनजाति है दोस्तों ये आपकी किससे संबंधित है? ये आपके अंडमान और निकोबार से संबंधित हो जाती है। जो ओंगे जनजाति है ये अंडमान और निकोबार से संबंधित हो जाती है। इसके बाद जो थारू जनजाति है ये आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित है। थारू जनजाति मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में पाई जाती है। इसके अलावा जो मुंडा जनजाति आपकी छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। जो संथाल और हो ये जनजातियाँ आपकी झारखंड की हैं। संथाल जो हो जनजाति होती है ये आपकी झारखंड की जनजातियाँ हैं, झारखंड में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपका सवाल का सही आंसर जो क्या हो जाएगा? पहले का 4,
और बी का आपका फर्स्ट, जो सी है सी का आपका सेकंड हो जाएगा, और जो डी है डी का आपका 3 हो जाएगा। यानी 4 1 2 3 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। हम देख लेते हैं। तो हमारे सवाल का जो विकल्प है वो हमारा पहला सही है, 4 1 3 4 1 2 3। नहीं, ये नहीं होगा, 4 1 2 3 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 57 पर और देख लेते हैं कि सवाल नंबर 57 हमारा क्या है। सवाल नंबर 57 में हमसे क्या पूछा गया, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों इसमें जानते हैं कि लोकटक झील जो है ये कहाँ स्थित है। आपका विकल्प है झारखंड, बी मणिपुर, सी असम या डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जो लोकटक झील है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अपने विकल्पों को ध्यान से देखिए और इस पर अपना सही उत्तर लगाइए। जो लोकटक झील है ये आपकी मणिपुर में स्थित है। ये मणिपुर की एक झील है। आपका सवाल का सही आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 58 पर। सवाल नंबर 58 है कि भारत की सीमा किस देश को स्पर्श नहीं करती है। भारत की सीमा है किस देश को स्पर्श नहीं करती है। आपके विकल्प हैं ए नेपाल, बी म्यांमार, सी अफगानिस्तान या डी ईरान। तो भारत की सीमा किस देश को स्पर्श नहीं करती है, आपको इस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। दोस्तों एक बार फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि इस पर नहीं पर आप ध्यान दीजिएगा कि स्पर्श करती है या नहीं, इस पर आप ध्यान से अपना उत्तर लगाइएगा। तो नेपाल, तो भारत की सीमा नेपाल को भी स्पर्श करती है, म्यांमार को भी स्पर्श करती है, अफगानिस्तान, ईरान को भी स्पर्श करती है। तो दोस्तों जो भारत है वह अपनी सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है, जिसमें आपका नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, चाइना ये सभी शामिल है। मगर दोस्तों जो ईरान जो है ये आपका शामिल नहीं होगा, इसलिए आपके सवाल का सही आंसर यानी जो गलत दृष्टि से हो जाएगा वह डी वाला हो जाएगा। तो आपका सवाल का जो विकल्प है वह डी वाला सही है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 59 की। तो देख लेते हैं सवाल नंबर 59 हमारा क्या है, देख लेते हैं। लखनऊ से वाराणसी के लिए पहली उड़ान सेवा का उद्घाटन किसने किया। यानी लखनऊ से वाराणसी के लिए जो पहली उड़ान सेवा हालांकि अभी हाल ही में शुरू की गई है, तो इसका उद्घाटन किसने किया। आपके विकल्प है ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी योगी आदित्यनाथ या डी द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया, अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो इसका उद्घाटन किया गया, इसका उद्घाटन श्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। तो आपके सवाल का जो विकल्प हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 60 की। सवाल नंबर 60 हमारा कुछ इस प्रकार से है। किस शहर का चूका बीच उत्तर प्रदेश का सबसे नया पर्यटन स्थल बनकर उभरा है। जो चूका बीच है ये किस शहर का, किस उत्तर प्रदेश का नया पर्यटन स्थल बनकर आया है। जो चूका बीच है उत्तर प्रदेश का सबसे नया पर्यटन स्थल बनकर आया है, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। आपके विकल्प हैं ए पीलीभीत, बी जौनपुर, सी वाराणसी या डी प्रयागराज। तो ये किस शहर से संबंधित है। तो जो चूका बीच जो हो जाएगा ये आपका कहाँ स्थित है दोस्तों, चूका बीच आपका पीलीभीत में स्थित है। इसी प्रकार आपके सवाल का सही जो आंसर हो जाएगा वह आपका ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 61 की कि सवाल नंबर 61 हमारा क्या है, हम इसको जान लेते हैं। सवाल नंबर 61 हमारा कुछ इस प्रकार से है कि भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला गया। जो भारत का पहला वैदिक थीम वाला जो पार्क है वह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोला गया है। आपके विकल्प है ए गाजियाबाद, बी गोरखपुर, सी नोएडा या डी मुरादाबाद। तो अपने सही विकल्प को देखिए और उस पर अपना सही का उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो पहला वैदिक थीम पार्क जो बनकर तैयार किया गया है ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खोला गया है। तो जो आपका सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं
सवाल नंबर 62 पर। सवाल नंबर 62 हमारा कुछ इस प्रकार से है। पशु जन्म नियंत्रण केंद्र ABCS स्थापित करने की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको इसका पता लगाना है। यानी आपको इसका विकल्प आपको दिए गए हैं, अपना सही विकल्प को देखिए और उस पर अपना सही उत्तर चुनिए। इसका पहला विकल्प ए है कि आवारा पशुओं को घूमने पर नियंत्रण के लिए। सेकंड यानी बी है जनता और बच्चों पर आवारा पशुओं के हमलों को रोकने के लिए। सी वाला है कि वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए। डी है कि पशुपालन को समर्थन देने के लिए। आपका कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, अपना सही विकल्प पर अपना उत्तर लगाइए। तो दोस्तों, जो पशु नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में, ये किस कारण से रखा गया है, आपके विकल्प हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, ये जनता और बच्चों पर जो आवारा पशु जो घूमते हैं वह बच्चों और आम जनता पर हमला करते हैं, तो इसको रोकने के लिए इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। तो आपके सवाल का सही जो आंसर है वह बी हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 63 पर। सवाल नंबर 63 हमारा कुछ इस प्रकार से है, चलिए जान लेते हैं कि किस राज्य की सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। दोस्तों, ये मंजूरी किसने दी है, यानी किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो आपके विकल्प है, हमने विकल्प देख लेते हैं। ए बिहार, बी असम, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। तो जिसमें आपका सही जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, अपना सही उत्तर लगाइए। तो आपका सही जो आंसर है वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। अब चलते हैं सवाल नंबर 64 पर। सवाल नंबर 64 हमारा ये रहा। ये कहता है कि जून 2023 में कितने लोगों को गोपाल दास नीरज सम्मान से सम्मानित किया गया। गोपाल दास सम्मान से सम्मानित किया गया। अपने सही विकल्प को देखते हैं। तो दोस्तों, कितने लोगों को सम्मानित किया गया, आपके विकल्प हैं ए 3, बी 5, सी 7 और डी 8। तो गोपाल दास नीरज पुरस्कार से दोस्तों 5 लोगों को सम्मानित किया गया। आपके सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 65 की। सवाल नंबर 65 हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने गौ हत्या और बाल शोषण के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में जो हो रही गौ हत्याएं और बाल बालिकाओं के शोषण के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन कन्विक्शन, ऑपरेशन मवेशी। अपना सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने गौ हत्या और बाल शोषण के लिए जो इतना गंभीर यह एक कारण है, तो इसके लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है ऑपरेशन कन्विक्शन। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन कन्विक्शन एक ऑपरेशन चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कि बाल बालिकाओं के शोषण और गौ हत्या को रोकने के लिए काम करता है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 66 की। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 66 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, चलिए जानते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का दोस्तों निर्णय लिया गया था। आपका विकल्प है ए कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1928 में हुआ था, बी सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, सी मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में घटित हुआ था, या डी नागपुर अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ था। आपके सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसकी बात मद्रास अधिवेशन 1927 जो है आपका सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसकी जो की पॉइंट है उसको देख लेते हैं।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक दिसंबर 1927 में मद्रास में हुई थी, जो कि वर्तमान में चेन्नई है में आयोजित हुई थी। और भारत के उस समय जो लॉर्ड सचिव थे वह लॉर्ड बिरकनहेड थे। इनको चुनौती दी गई थी कि एक ऐसे संविधान का मसौदा तैयार करना है जो भारतीय जनता को स्वीकार हो। इन्होंने चुनौती दी थी भारतीय जनता को कि आपको एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो सभी को स्वीकार हो। इसके बाद इनमें से एक सदस्य थे जिनका नाम क्लेमेंट एटली था, जो बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी बने और अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना सुनिश्चित भी किया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित हुई थी। इसने प्रांतीय द्वैत शासन को समाप्त करने और प्रांतीय स्वायत्तता को अपनाने की सिफारिश दी। बर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार है, को संप्रभु राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और प्रांतों में द्विसदनीय विधायी प्रणाली को अपनाया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका सवाल का सही आंसर जो है वह सी हो जाएगा, मद्रास अधिवेशन 1927। चलते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों, आपके आज के क्वेश्चंस हैं वह 66 क्वेश्चंस की आपके दोस्तों ये PDF आपको प्रदान कर दी गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और मेरे जिन भाइयों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस आप तक समय से पहुंच सकें। और दोस्तों, आपके यूपी RO ARO के जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये पोस्टपोन हो चुके हैं। अब अभी तक इसकी आयोग ने कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं की है कि इसका जो परीक्षा है ये कब तक कराने का आदेश है। तब तक के लिए दोस्तों हम इसकी तैयारी पर और ज़्यादा ध्यान लगा देते हैं कि हमारे पास हमें कुछ समय इसका और मिल गया तैयारी करने के लिए। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो सारे सेशंस को ध्यान से देखें और अपने फ्रेंड्स को भी इस लिंक को चैनल को शेयर कर दें ताकि वे भी इस चैनल का फ़ायदा ले सकें। चलते हैं दोस्तों, गुड नाइट।